जो चीज हम करने वाले हैं उसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक स्टेटमेंट है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक ही बात है। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे हमने ये एक मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है और इसमें हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई गैस है, हम तो जिस गैस की बात करते हैं वो आइडियल गैस होती है, और हम अपने सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ सपोज मैंने 10 जूल सिस्टम को हीट प्रोवाइड की, पिस्टन ने मूव किया, और पिस्टन ने जब मूव किया तो मैंने बताया जब भी पिस्टन मूव करेगा वॉल्यूम चेंज होगा और वर्क होगा। वो वर्क जो हुआ सपोज कर लें वो हुआ 7 जूल का, राइट? 10 जूल मैंने दिए, 7 जूल वर्क में कन्वर्ट हो गए, तो 3 जूल कहां गए? इस सवाल का जवाब यह है कि वो जो 3 जूल से वो सिस्टम ने अपने पास स्टोर कर लिए, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम ने अपने पास एज इंटरनल एनर्जी क्या कर लिए? स्टोर कर लिए। तो इन तीन चीजों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डेल्टा क्यू है दैट इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यानी आपने 10 जूल हीट दी जो कि 7 और प्लस 3 में डिवाइड हो गई, तो 7 जूल वर्क हुआ तो 3 जूल सिस्टम ने अपने पास स्टोर कर लिए। ये बात समझ में आ रही है? सो एनर्जी कहीं पर भी जाया नहीं हुई, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक स्टेटमेंट है। कौन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, हम इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा यू को यहां रहने दें तो डेल्टा डब्ल्यू जो यहां पॉजिटिव है वहां जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको भी कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों जैसी बातें, सेम बातें, एक ही चीज है दोनों, लेकिन हम आमतौर पर इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने की एक वजह, वो वजह ये है कि डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड करता है पाथ पे, डेल्टा क्यू डिपेंड करता है पाथ पे, लेकिन डेल्टा यू यानी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। तो डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा यू इस पे डिपेंड करता है सिस्टम कहां था और सिस्टम कहां पहुंच गया, दैट्स इट, राइट? तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डेल्टा यू है ये इस पे डिपेंड करता है कि इनिशियल वैल्यूज क्या थी और फाइनल वैल्यूज क्या है। इनिशियल से फाइनल पे आप कैसे गए, डेल्टा यू उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, डेल्टा डब्ल्यू करता है और डेल्टा क्यू भी करता है, तो इन दोनों में फर्क आता रहेगा, लेकिन एट दी एंड डेल्टा यू की वैल्यू सेम रहेगी। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो हम कहते हैं कि जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू जिसे हम कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास? इंटरनल एनर्जी। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल, आई कह देता हूं, एंड फाइनल एफ, स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब यह हुआ कि क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है? यस, डेल्टा यू हमारे पास एक स्टेट फंक्शन है जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इनिशियल से फाइनल पे आप कैसे गए, इससे डेल्टा यू को कोई मतलब नहीं है। ये मेरी बात समझ में आ गई इस डेल्टा यू के मुताबिक? ओके, अब एक बात और भी आप समझ लें, वो बात ये है कि हम सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू, वो समझ में आता है कि सिस्टम को हमने हीट दी या सिस्टम से हीट ली, ओके, तो डेल्टा क्यू समझ में आ रहा है। पिस्टन जो लगा हुआ है, पिस्टन मूव करके ऊपर जा रहा है, पिस्टन मूव करके नीचे आ रहा है, वर्क है, वर्क पॉजिटिव, पिस्टन मूव करके ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव वर्क है, पिस्टन मूव करके नीचे आ रहा है, नेगेटिव वर्क है। ओके, तो डेल्टा क्यू के बारे में कह रहा था कि डेल्टा क्यू हमें आसानी से समझ में आ जाता है। सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं, सिस्टम से ले रहे हैं, तो डेल्टा क्यू हो गई, ठीक है। सिस्टम को हमने हीट दी या सिस्टम से ली, डेल्टा क्यू इजीली हमें समझ में आ जाता है। अच्छा, पिस्टन मूव करके ऊपर जा रहा है, पिस्टन मूव करके नीचे आ रहा है, या पिस्टन अपनी जगह पे तो वर्क नहीं है, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वर्क, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव वर्क। डेल्टा डब्ल्यू भी समझ में आता है पिस्टन के मूव करने से। अब जो चीज है डेल्टा यू, ये अहम चीज है, इसको आपने समझना है। याद रखिएगा, वो एनर्जी जो वर्क में कन्वर्ट हो गई और वो एनर्जी जो कि मिल गई सिस्टम को, तो सिस्टम ने जो एनर्जी दी, सिस्टम उससे क्या करेगा? सिस्टम की मॉलिक्यूलर मोशन तेज हो जाएगी, और मॉलिक्यूलर मोशन तेज होने का मतलब है कि सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
Internal energy is not temperature. Be careful. Be careful. Internal energy is in joule. Temperature is in degree Celsius or Kelvin. So degree Celsius and Kelvin is something else, and joule is something else. But what I am saying is internal energy is directly proportional to temperature, which means if we are increasing the internal energy, the temperature increases. If we decrease the internal energy, तो temperature decreases. Proportionality का concept है. तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि ये जो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और उसके बाद जो इसके केसेस हैं उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए जरूरी है कि आप इंटरनल एनर्जी को रिलेट कर दो टेम्परेचर के साथ। मैं ये कह रहा हूं कि जब कभी इस तरीके से हो कि डेल्टा यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो आपने बोलना है कि डेल्टा टी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगी। अच्छा, अब यहां पर भी यार बात ध्यान रखना, मैंने यू नहीं लिखा, मैंने डेल्टा यू लिखा है, व्हिच मींस सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी है, उसी में तो चेंज आया है ना। ओके, इसी तरह सिस्टम का टेम्परेचर ऑलरेडी है, उसी टेम्परेचर में चेंज आया है। सो अगर डेल्टा यू इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी भी इंक्रीज हो रहा है, वाइस वर्सा। अगर कहीं टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। इसी तरीके से अगर डेल्टा यू मेरे पास डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेल्टा टी भी मेरे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आसान बात है। इसी तरीके से मैं कहूं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है। बी केयरफुल, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा का मतलब उसमें चेंज कोई नहीं आया। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जो इंटरनल एनर्जी जो है इज क्या लिख सकता हूं, कांस्टेंट लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर भी टेम्परेचर जीरो नहीं कह रहा, बी केयरफुल, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, जो टेम्परेचर पहले था वही टेम्परेचर बाद में, तो चेंज जीरो, टेम्परेचर वही रहा। तो इसका मतलब ये कि मैं इसको कह सकता हूं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, राइट। सो इफ इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे, हम एक केस पढ़ेंगे जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो मैं आपसे पूछूंगा टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर का चेंज जीरो, तो बताओ अगली चीज क्या समझ में आती है? तो आप फौरन जवाब देना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं आ रहा, राइट। ये तरीका है आसानी के साथ उसको पकड़ने का। तो मेरा ख्याल है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स आसान सी बातें समझ में आ गई होगी, जिसमें डेल्टा यू हमारे पास change in the internal energy will depend upon initial and final state of the system. System initial state कहां पे था, final state कहां पे था, initial से final पे कैसे पहुंचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये किसकी ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, डेल्टा यू की। तो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या, फाइनल स्टेट क्या। डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन स्टेट, डिपेंड्स अपॉन उसके ऊपर जो पाथ है उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो इट इज नॉट स्टेट फंक्शन, इट इज नॉट स्टेट फंक्शन, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा हमने जिसको देख लिया है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अब हम अप्लाई करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां पर मैं एक बात और करना चाह रहा हूं आपसे कि जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो बेसिकली हमारे पास हैं चार थर्मोडायनामिक्स के लॉज है, याद रखिएगा 4, जिसमें से जो पहला है वो हमारे पास कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर जो दूसरा है हमारे पास वो कहलाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर तीसरा लॉ हमने बनाया। तो तीसरा लॉ हमने बनाया हमने तो सबसे फंडामेंटल लॉ, इसको तो सबसे पहले होना चाहिए था, तो पहले का नाम तो फर्स्ट रख दिया था, तो उसका नाम रखा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं फिर आपको बता दूंगा कब हमने पढ़ा था, ठीक है। नाम नहीं पढ़ा था, लॉ हमने पढ़ा हुआ है, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है उसमें। तो सब जो चार लॉज उसमें पहले लॉ का नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये रहा, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो चौथा लॉ है जिसको थर्ड लॉ कहते हैं वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। फिर सवाल ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो हम आपको बताएंगे कि जितने भी कंजर्वेशन के जो लॉज हैं वो बेसिकली एक चीज बताते हैं कि अगर a प्लस बी मिलकर c प्लस डी बनाते हैं तो रिवर्स भी होता है, c प्लस डी मिलकर a प्लस बी बनाते हैं। ये काम थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ में नहीं है। अगर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड हो, फौजियों के पास होता है, उसको किसी स्टील के उसके अंदर डाल दीजिए, ड्रम के अंदर, वो फट जाए
ठीक है, तो वो आवाज, वो हीट, वो एनर्जी दोबारा मिलके हैंड ग्रेनेड नहीं बना सकती। तो रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है।